नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार हिंद न्यूज और मैं हूं दीपक चौधरी। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक खास मुद्दे पर। मुद्दा है नारी जीवन। एक ओर जहां सरकार नारी को बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल जैसी कई कुकृत घटना आए दिन हमारे समाज में घटित होते रहती है। जब तक हमारे देश में इन दरिंदों को स्थानीय और सामाजिक नेताओं के द्वारा मदद मिलता रहेगा, तब तक समाज में ऐसी घटनाएं घटित होते रहेंगी। आज कोलकाता हत्याकांड की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर कोई महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्से में है। महिलाओं के साथ आए दिन रेप जैसी खौफनाक वारदात होते रहती हैं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। माता, पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। पिता दर्जी का काम किया करते थे एवं बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने का था, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। यह बात सही है कि पूर्व काल में नारी का आधिपत्य था। नारी ही पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों का पालन पोषण करती रही है। बच्चों की पहचान भी माता के नाम से होती थी। वक्त के परिवर्तन के साथ पुरुषों ने नारी की सत्ता का दोहन कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किसी ने क्या खूब लिखा है, अबला नारी जिए चैन से, उसको हक दिलवाना होगा, उसको भी जीने का हक है, मन में यह बैठाना होगा, शोषण की लपटें बहती हैं, इससे उन्हें बचाना होगा। नारी ने यह सृष्टि दिया है, इसको हक दिलवाना होगा। आज हमारे देश की नारियां राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। सदियों से शोषित एवं पददलित नारी पुरुष प्रधान समाज के प्रभाव से मुक्त होकर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दास्ता से निकलकर स्वच्छंद जीवन का विकास करने की सुविधाएं प्राप्त कर रही है। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय नारियों की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। 1920 पूर्व उसे वोट देने का अधिकार नहीं था और ना ही वह किसी पद के उम्मीदवार हो सकती थी। भारतीय नारियों को सक्रिय राजनीति के आंगन में लाने का श्रेय विश्व बंधु बापू को जाता है, जिन्होंने नारियों को अहिंसा युक्त आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सदियों से नारी को एक वास्तु तथा पुरुष को की संपत्ति समझा जाता रहा है। पुरुष नारी को पीट सकता है, उसके दिल और शरीर के साथ खेल सकता है, उसके मनोबल को तोड़ सकता है। साथ ही ये सब करने का अघोषित अधिकार मिला हो, ऐसा व्यवहार पुरुषों के द्वारा नारी के साथ होता रहा है। भारत में अनेक नारियों ने हर प्रकार के कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करते हुए उन पर विजय प्राप्त की है और अपना नाम अमर किया है। आइए मिलते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो समाज के लिए एक मिसाल है, जिसने सामाजिक कुरीतियों को दरकिनार करते हुए समाज में अपना एक अलग मुकाम बनाया है, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाज सेवी नीना जी की, जो अपने बलबूते पर नारियों को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है। एक अकेली लड़की जो झारखंड के गोड्डा जिले के छोटे से गांव से निकलकर सन 2010 में बिहार के भागलपुर शहर में आई और 0 माइल सबौर रोड में एक शिक्षण संस्थान खोला, जिसका नाम विद्या निकेतन। आज इस विद्या निकेतन में 50 से 60 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। बताया जाता है कि इन बच्चों से नाम मात्र शैक्षणिक शुल्क लिया जाता है। साथ ही यहाँ लगभग 23 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनसे इन्हें कोई शुल्क प्राप्त नहीं होता है।
ऐसे में इन्हें कई बार आर्थिक समस्याओं से भी गुजरना पड़ा। ऐसे में इन बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने हेतु इन्होंने एक गौशाला खोला जिसे राजसी तवेला का नाम दिया गया। यहाँ के गायों से जो दूध प्राप्त होता है उसे भागलपुर शहर वासियों को बेचा जाता है एवं उससे प्राप्त आमदनी को उन्हीं असहाय मजबूर बच्चों के शिक्षा पर खर्च किया जाता है। पेश है स्टार हिंद न्यूज एवं नीमा जी के बीच हुई बातचीत की एक छोटी सी झलक। नमस्कार, स्टार हिंद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। आज मैं आप सबों को एक ऐसे शख्सियत से मुखातिब कराऊंगा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। थैंक यू दीपक जी। सबसे पहले मैं नीना मिश्रा, ग्रेजुएट LLB हूँ और सामाजिक कार्य से मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ। मेरा एक सोच रहा है शुरू से, कुछ भी करो दूसरे के लिए करो, अपना बाद में सोचना है, पहले दूसरों का सोचना है। बस यही सोच से मैं बचपन से आगे बढ़ी हूँ। फिलहाल तो मैं एक स्कूल चला रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास हैं, हॉस्टल है जिसमें निःशुल्क सेवा मैं कर रही हूँ। और उसके आगे मेरा एक स्टेप आगे बढ़ा है पशु सेवा करना। क्योंकि बचपन में वो ताकत नहीं थी, प्रेम तो बहुत था जानवर से, पक्षियों से, लेकिन वो ताकत नहीं था। लेकिन अब मैं कुछ अपने आप में ताकत लाई हूँ और पशुओं का सेवा के क्षेत्र में पहला स्टेप स्टार्ट की हूँ। देखते हैं ईश्वर कितना साथ देते हैं। बस नीलिमा जी, आपने बताया कि आप एक स्कूल चलाती है, तो उस स्कूल में कितने बच्चों को आप मुफ्त में अभी तक शिक्षा दे रही है? फिलहाल तो अभी 60 स्टूडेंट हैं। 60 स्टूडेंट मेरे पास हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं। वो उनके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं पैसे, कुछ भी नॉमिनल चार्ज लेके मैं अपना स्कूल चला रही हूँ एज ए चैरिटी, लाइक ए चैरिटी। और अभी आपने बताया कि बचपन से ही आपको पशु पक्षियों से प्यार रहा है, तो पशु पक्षियों के लिए कुछ कर रही हैं? यस, अभी मैं एक फिलहाल स्टार्ट की हूँ अपना स्टार्टअप। अभी तो गाय और भैंस का गौशाला में खोल रही हूँ और एक तबेला भी भैंस का स्टार्ट कर रही हूँ और कुछ बकरी का भी पालन कर रही हूँ। बकरी भी मेरे पास है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो उन लोग के लिए एक जगह तैयार की हूँ और उसमें हाईटेक सुविधा में दी हूँ। जो आजकल के टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो सब करके मैं सेवा करे। गौ सेवा कहते हैं कि एक गाय में 64 करोड़ देवता निवास करता है, तो इसलिए बस हम उस गौ में ईश्वर को मैं देखती हूँ। कोई भी जानवर में, गौ स्पेशली नहीं, हर एक जानवर में ईश्वर का एक निवास होता है। तो धरती पे कोई गॉड को देखा नहीं है, बस मेरा वही गॉड है। पशु पक्षी बच्चे जो इनोसेंस है, नादान है, जो करो प्यार से, एक बार टच करो तो वो सो जाते हैं कंधे पे। तो इससे ज्यादा कोई अच्छा वर्क मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। सामाजिक कार्य के अलावा और क्या क्या कार्य आप पहले क्या करते थे? बस शुरू से बस एक सेल्फ डिपेंड हूँ। पहले तो टीचिंग स्कूल में पढ़ाती थी, एक डिवाइन हैप्पी स्कूल है यहाँ भागलपुर में, तो वहाँ पे मैं टीचिंग करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद एक दो स्कूल और गए जहाँ मैं कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़ाती थी। तो पढ़ाते पढ़ाते उसी दरमियान मैंने एक हॉस्टल स्कूल में मैं देखती थी बच्चे लोग का बहुत मतलब दुर्दशा में रहते थे, बच्चे खराब स्थिति में रहते थे। तो उन लोग को देख के मन में कुछ होता था कि इन बच्चों का करें कुछ। और वो सब गंगा पार उधर नौगछिया साइड के बच्चे थे। तो उन लोग से जब मिलते थे, रोज कहानियां सुनाते थे, क्लास में कुछ टॉफी देते थे, तो बच्चे में से बहुत कनेक्ट हो गया था। लेकिन चूंकि मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं उन लोगों बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाती थी। तो मन में आया कि क्यों नहीं हम अपना कुछ स्टार्ट करें। जो भी मेरे पास ताकत था, क्षमता था, मैं एक स्कूल स्टार्ट की। स्टार्टिंग में तो मैं प्ले ग्रुप चलाती थी, उसमें मेरे पास 60-70 स्टूडेंट थे। बहुत ग्रोथ भी हुआ, बच्चे पेरेंट्स हमको बहुत सपोर्ट किए। धीरे धीरे फिर हम अपना एक हॉस्टल टाइप का डेवलप किए कि मेरे पास बच्चे आने लगे। कुछ असहाय थे, कोई गरीब फैमिली से, कोई पैसे वाले भी थे जो हमको सपोर्ट भी किए।
तो इस तरह मेरा अपना एक आवासीय विद्यालय हम स्टार्ट कर दिए। आप जो एक चूंकि हमारे देश की परंपरा रही है, महिलाओं को काफी पाबंदियों से गुजरना पड़ा है, ये प्राचीन काल से ही होते आ रहा है। यस तो यस। क्या कभी आपके साथ भी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई कि आप कुछ करना चाहती हैं, लेकिन परिवार के लोग या पति आपके या समाज में कोई बंधन उत्पन्न हो रहा, आपके लिए सामाजिक कार्य में बाधा उत्पन्न करती हो? बाधाएं तो बहुत थी, बाधाएं थी परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, बहुत सारी बाधाएं, लेकिन कभी मैं उस बाधा को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के रास्ते में रोड़े के रूप में नहीं देखी। मैं उस बाधे को पार करते गई और कभी मन में कभी हुआ कि नहीं ये सही नहीं गलत, लेकिन जो दिल ने कहा वो मैंने की, क्योंकि मुझे ये लगा कि इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता है। अगर बच्चे की सेवा करने में अगर बाधाएं आ रही तो बाधाएं मेरे लिए सही नहीं है, बस उस बाधा को मैं तोड़ के निकली। नीना जी, आगे की क्या योजना है आपकी? आगे समाज में किस तरह का कार्य करने जा रही है? अभी फिलहाल तो मेरा सब अभी तो मेरा स्टार्ट होने वाला, हो ही गया लगभग, गौ भी रेडी है। अब हम इसका मार्केटिंग कैसे करें? क्या स्टार्ट होने वाला? मेरा ये तबेला गौशाला, तो ये गौशाला मेरा अभी दूध प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, दूध मेरा आ रहा है। तो फिलहाल बहुत सारे अप्रोच कर रहे हैं, अभी सुधा डेयरी ये वो सब बोल रहे हैं कि आप या मिठाई का दुकान वहां देना है, लेकिन मेरी सोच है कि मैं अपना दूध उन लोगों को दूं जिसको आवश्यकता हो शुद्ध दूध की, ना कि हम मार्केट में हम लोगों को शुद्ध दूध खिलाना पिलाना चाहती हूँ। इसलिए मेरा एक योजना है कि जो भी आसपास के शहर हो, गांव हो, जहां भी हो, जिसको शुद्ध दूध चाहिए, वहां तक हम अपना जो मेरा स्टाफ रहेगा वो दूध लेके जाएंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आज के समय में ये भाग दौड़ की जो दौर है, इसमें इंसान को उतना टाइम नहीं रहता अपने पास, तो वो आके शुद्ध दूध तबेला में आके ले सके। इसलिए मैं अपना स्टाफ अभी नियुक्त की हूँ, और जिसको भी जरूरत हो 100% शुद्ध दूध उसको घर तक मिलेगा। हमारा एक बोतल तैयार हम लोग कर रहे हैं, बोतल के थ्रू सब कोई बैग, वो एक उसमें कार्टून में रहेगा बोतल से, उसमें सील पैक रहेगा, वो घर घर हमारा बोतल जाएगा। अभी तो यही सोच है। बॉटल के द्वारा जो दूध पहुंचाएंगे आप घर घर, तो किस तरह से वो बॉटलिंग होगी? बॉटलिंग वो शीशे का रहेगा बोतल, उसमें एक पैक रहेगा, वो उसको सील पैक रहेगा, वो कोई बीच में खोल नहीं सकता है। अगर कोई बंदा लेके जा रहा है तो रास्ते में उसमें पानी नहीं मिला सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, वो सील्ड रहेगा। वो जहां तक पहुंचेगा वहां पे हमको वो रिपोर्ट आएगा, कभी कोई गड़बड़ी हो गई तो मेरे पास वो कंप्लेंट करेंगे कि आज बोतल खुला था। बोतल खुलना नहीं है, सील रहना है, जैसे यहाँ पैक करेंगे वैसे उसको डिलीवर होगा। तो कोई भी आदमी अगर आपसे आपका शुद्ध दूध लेना चाहे तो किस तरह वो ले सकता है, कैसे आपसे संपर्क करेगा? मेरा तो एक नंबर है, हम सब जगह नंबर देंगे और अपना स्टाफ का भी नंबर रहेगा। और अभी तो जो जो कंसल्ट में है, जहां से जुड़ रहे हैं, तो सबको अप्रोच कर ही रहे हैं। तो जो भी पर्सन बोलेंगे कि हमको दूध चाहिए, तो वहां तक हम घर तक दूध पहुंचाएंगे मेरे नंबर से, या एक बार तबेला विजिट भी करेंगे। अब बाकी नंबर रहेगा उसके तो वो कॉल करेंगे, दूध पहुंचेगा। अगर समाज में जो व्यक्ति आपका दूध प्रयोग करे उसको किसी प्रकार की समस्या हो, तो फिर वो अपने ग्रीवेंस, आपका कोई ऐसा ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होगा जहां वो शिकायत कर बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ शिकायत कर सकते हैं, हम लोग उसको तुरंत सुधारेंगे अपने हिसाब से। हम लोग एक मीटिंग करके कि कहीं भी, पहले तो गलती नाम का चीज होगा ही नहीं, अगर गलती हो गई तो उसको हम लोग तुरंत सुधार करेंगे। नीमा जी, आपने बच्चों के लिए भी सही कदम उठाया, और भी पुरुषों के लिए भी, जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजगार देने का काम किया। महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा आपने कि महिलाओं को कुछ रोजगार दे या उसके लिए कुछ कदम उठाएं? बिल्कुल बिल्कुल, महिला तो फर्स्ट है। महिलाओं के लिए तो मेरे दिल में बहुत बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी उतना फिनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ।
बस ये मेरा एक प्रोजेक्ट जो ये दूध वाला है ना, डेयरी वाला थोड़ा सक्सेस हो जाए तो नेक्स्ट मेरा है अगरबत्ती प्लांट डालना, जिसमें कि बहुत सारी अभी यहाँ पे आसपास लेडीज लोग आती है मेरे पास, तो एक छोटे छोटे बच्चे को लेकर आती है, तो उसको पढ़ाने का पैसा नहीं है, घर में बहुत स्थिति खराब है, तो वो लोग बोलती है कि हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, तो उन लोगों के लिए मन में है कि एक अगरबत्ती प्लांट डालूं और सब यहाँ के आसपास की लेडीज को वर्क दूं। ये मेरे मन में अभी नेक्स्ट योजना यही है। और बाकी बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊं। यहाँ पे भी एक मेरा ब्रांच हो रहा है स्टार्ट, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी। ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अभी हम बात कर रहे थे एक सामाजिक कार्यकर्ता नीमा जी से। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।